अंकाचं नाव आपण स्मरण राग दरबारीचे असं दिलंय आणि मागच्या 2 अंकामध्ये आम्ही जाहिरात केली होती की राग दरबारी या कादंबरीचं स्मरण का करायचं. त्यासाठी एकच परिच्छेद आम्ही 2ही अंकामध्ये वापरला होता आणि तो स्मरण का करायचं याचं उत्तर देणार आहे. तो परिच्छेद सुहास पळशीकरांच्या लेखातला आहे, म्हणून मी तो एकदा वाचून दाखवतो, म्हणजे अध्यक्षीय भाषणाच्या आधीचा प्लॉट अधिक चांगला तयार होईल. तो परिच्छेद असा आहे: 50 वर्षांपूर्वी लिहिलेली राग दरबारी ही कादंबरी आजच्या जमान्यात लिहिली असती तर लेखक श्रीलाल शुक्ल यांच्यावर बदनामीचे किती खटले भरले गेले असते कोणास ठाऊक. वैद्य, पहिलवान, शिक्षण संस्थांचे सेवाभावी संचालक, ब्राह्मण, वैश्य, लोकशाही विकेंद्रीकरणाचे पुरस्कर्ते, सरकारी नोकरीच्या माध्यमातून समाजाची सेवा करणारे जनतेचे नोकर, प्राचीन परंपरांचे पाईक, राष्ट्रवादी, ग्रामीण भारताच्या आठवणीने कंठ दाटून येणारे विचारवंत, भारताच्या विकासाने छाती फुगून येणारे विकासवादी, या सर्वांनी मिळून या कादंबरीवर बंदी घालण्याची मागणी केली असती. या सर्वांनाच आणि आणखी कित्येकांना अस्वस्थ करणारी भाष्ये हे राग दरबारीचे मध्यवर्ती वैशिष्ट्य म्हणून दाखवता येईल. त्यामुळेच आधुनिकतावादी परंपरावादी, धर्मनिरपेक्ष धर्मवादी, विकासवादी विकासविरोधी पर्यायी विकासवादी, राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही अशा कोणत्याच कप्प्यात ही कादंबरी बसत नाही. समाजातल्या सर्व प्रस्थापित समजुती आणि प्रतिष्ठित कल्पनांच्यावर चौफेर आणि बोचरी टीका करणाऱ्या या कादंबरीमुळे सामाजिक चिकित्सेचा मार्ग रुंदावतो, म्हणून ती आजही वाचनीयच नव्हे तर मननीय ठरते. नमस्ते लक्ष्मीकांत जी, भारत जी, मेरे युवा मित्र विनोद, साधना के विश्वस्त वांद्रे जी, साहित्य प्रेमी देवी और सज्जनों. देवी उनकी संख्या कम है, लेकिन राग दरबारी में भी महिला पात्र अभाव से ही मिलते हैं. मैं अपना भाषण हिंदी में करने जा रहा हूँ, क्योंकि राग दरबारी के बारे में जब भी मैं शुक्ला जी से मिला था तो हमने हिंदी में ही उसकी चर्चा की थी, और पुणे में हिंदी भाषण करने का मौका शायद ही कभी मिलता है. मराठी के विनोदकार PL देशपांडे ने कहा है कि मराठी लोग मराठी भाषा क्यों बोलते हैं, तो उनको और कोई भाषा वो बोल ही नहीं सकते. उनका मराठी का प्यार यही उनकी मुसीबत है. तो मेरा मराठी का प्यार थोड़ा कम है. मुझे भाषा का अभिमान नहीं है, भाषा से प्रेम है मुझे. तो ये उपन्यास, ये मेरे पास जो इसकी कॉपी है, प्रति है, ये मैंने खरीदी हुई 15वीं होगी शायद. 72 साल में 1972 में मैंने ये उपन्यास पहली बार पढ़ा, और तब से लगातार 45 साल मैं इसका प्रचार करता रहा हूँ. इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है मेरे व्यक्तिगत तौर पर कि इसके ऊपर एक साधना ने विशेषांक आज प्रस्तुत किया. राग दरबारी जब आई या उपन्यास आया तो जैसा भारत जी ने कहा कि उसका कोई खास स्वागत नहीं हुआ था. उसके भी कारण है. यहाँ पर 2 प्रशासकीय सेवा के अधिकारी बैठे हुए हैं. प्रशासकीय अधिकारी आमतौर पर निवृत्ति के बाद ही लिखते हैं. तो आपसे हमें बड़ी उम्मीद है, लक्ष्मीकांत जी और भारत जी, लेकिन सेवा में रहते हुए और इतना विदारक उपहास करने वाला व्यवस्था का, और होम डिपार्टमेंट में ही थे,
शुक्ला जी होम डिपार्टमेंट में ही 48 साल में 1948 में, तब आईएएस बना नहीं था, इसलिए पहले वो स्टेट कैडर में ज्वाइन हुए 23 साल की उम्र में, और फिर 60 साल की उम्र में वो निवृत्त हो गए, तब आईएएस कैडर में आए थे। और हमारे यहाँ सेवा में रहते हुए जिस लेखक ने उपन्यास लिखे उसकी अब इंक्वायरी हो रही है, विश्वास पाटिल। तो शायद राग दरबारी के विषय में ये भी हमने याद रखना चाहिए। और मैंने सुना है कि इसका शीर्षक राग दरबारी नहीं था, राग सरकारी शीर्षक रखा था, लेकिन शुक्ला जी के कुछ मित्र थे और उनको चाहने वाले थे, इसलिए उन्होंने कहा भैया नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए शुक्ला जी ने उसका नाम बदलकर राग दरबारी बनाया। और फिर वो अपने आप में एक व्यंग्य हो गया कि अभी तक जो दरबार कल्चर है, झुकने का कल्चर है सत्ता के सामने, वो हमारे यहाँ कायम है। ये उसका एक रूपक भी उस नाम की वजह से हो गया। तीसरा कारण था, शुक्ला जी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे श्रोता थे। मैं जब भी उनसे मिला तो 3-4 विषयों पर हमारी बातें होती थी। एक तो राजनीति, परब्रह्म की तरह राजनीति सर्वव्यापी है, जैसे प्रदूषण सर्वव्यापी है, राजनीति भी प्रदूषित भी है और सर्वव्यापी भी है। दूसरा इंग्लिश लिटरेचर, तीसरा शास्त्रीय संगीत, और फिर हिंदी में और मराठी में जो भी नया लेखन आता था उसके बारे में हम ज़्यादातर बोलते थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि शुक्ला जी के जो 3 विषय थे, जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पदवी हासिल की तो उनका भी पॉलिटिक्स था, इंग्लिश लिटरेचर था और संस्कृत था। मेरे भी ये तीनों विषय, जब मैंने पूना विश्वविद्यालय से बीए पास किया तो मेरे 5 विषयों में ये तीनों विषय थे। और एक संयोग इस प्रकार का है, जब राग दरबारी मेरे हाथ में आई तो मैं ज्ञान प्रबोधिनी में शिक्षक था। यानी हिंदू और भारतीय परंपराओं का बहुत कड़ा अभिमान, गर्व से कहो, वाली संस्था में मुझे ये उपन्यास मिल गया और वो किसी ने खरीदा नहीं था, वो भेंट स्वरूप में आया था। ये दिवगी मेटल वर्क्स के जो दिवगी है, उन्होंने अपनी पूरी पर्सनल लाइब्रेरी ज्ञान प्रबोधिनी को भेंट के स्वरूप में दी थी। और मैं भी चकमा खा गया था कि ये शायद संगीत पर होगी किताब। फिर बाद में पूरी किताब पढ़ने के बाद मेरे राग दरबारी नाम का महत्व मेरे समझ में आया। और फिर ये जो किस्सा मैंने आपसे बताया, आपको बताया, वो मुझे बाद में मालूम हुआ। और यूपी गवर्नमेंट ने इसकी दखल ली थी। शुक्ला जी को पूछा था, उनसे सफाई मांगी थी, खुलासा मांगा था कि आप कर कार्रवाई क्यों न की जाए। तो शुक्ला जी शेक्सपियर जैसे थे कि उन्होंने कह दिया कि भाई ये मनोरंजन के लिए लिखा हुआ है, इसलिए उनकी इंक्वायरी नहीं हुई और उनके प्रमोशन रुके नहीं। तो बुद्धिजीवी को भी चालाकी करनी पड़ती है। आपकी बुद्धि कितनी भी श्रेष्ठ हो, लेकिन व्यवस्था के साथ अगर आपको जीना है और अपनी करियर, जीवन यात्रा उसमें सफल करनी है, तो बुद्धिमान होने से काम नहीं चलता, चालाक भी होना पड़ता है। और ऐसे चालाक बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। इन दोनों वक्ताओं ने ये कहा कि ऐसा उपन्यास शायद ही कभी पढ़ने को मिलता है। इतनी व्यंग्यात्मक शैली में 300-350 पन्ने लिखना ये कोई मामूली बात नहीं। और ये विश्व साहित्य में भी ऐसे बहुत थोड़े हैं। लेकिन विश्व साहित्य का जो सबसे पहला उपन्यास माना जाता है, डॉन क्विक्सोट, वो इसी शैली में लिखा गया था। तो एक तरह से राग दरबारी का नाता सीधा डॉन क्विक्सोट तक जाता है। दूसरा जो है जॉर्ज ऑरवेल की छोटी कहानी है, वो तो
बड़ा उपन्यास नहीं है, एनिमल फार्म, वो इसी शैली में लिखा गया है। और शुक्ला जी के जो पसंद लेखक थे उसमें जॉर्ज ऑरवेल भी था। तीसरा उपन्यास है जो आप सबने पढ़ना चाहिए, राग दरबारी तो जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा उपन्यास जो है विश्व साहित्य में, वो अमेरिकन उपन्यास है जिसका नाम कैच-22 है। कैच-22 भी लगभग इतना ही बड़ा, इतना ही लंबा, और ये कोल्ड वॉर के पहले, शीत युद्ध के पहले की जो युद्ध की शैली थी और उससे जो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं पैदा होती थी उसकी जिक्र करने वाला, और तब बहुत सारी गहराई में जाकर उसका निवेदन करने वाला कैच-22 ये एक उपन्यास है। और वो भी व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। उसका एक ही उदाहरण देता हूँ। एक सैनिक है, वो कहता है दे आर ट्राइंग टू किल मी, तो उसके अधिकारी उससे कहते कि भाई लड़ाई हो रही है तो शत्रु तुमको मारने की कोशिश करेगा ही। तब ये आदमी कहता है कि शत्रु नहीं मुझे मार रहा, मेरी सरकार और मेरी जो सेना है उसके अधिकारी मुझे मारना चाहते, और इसलिए वो मुझे जहाँ पर मरने की गारंटी है ऐसे युद्ध क्षेत्र में बार बार भेजते रहते। तो इस तरह का व्यंग बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है, लेकिन भारतीय साहित्य में भी ऐसे उपन्यास बहुत कम है। हिंदी में व्यंग्य की परंपरा पुरानी है, लेकिन वो जैसे जैसे हम आधुनिक काल की तरफ आते हैं तो हिंदी का व्यंग्य हास्य कविताओं के रास्ते से ज़्यादा गया, जिसके उदाहरण है बेडप बनारसी है, काका हाथरसी है और लोग हैं। लेकिन श्रीलाल शुक्ल का जो व्यंग्य है वो हरिशंकर परसाई से आता है कि जिसमें सामाजिक संदर्भ का बहुत बड़ा महत्व था, और शुक्ला जी का व्यंग जख्म नहीं करता, उनकी शैली में एक संयम है, लेकिन खरोचता जरूर है। अगर आप जख्म करते हो व्यंग्य के माध्यम से तो आपके लेखन का स्वीकार नहीं होता, क्योंकि लोग चाहते हैं हमको आपने सुझाव रखने हैं हमारे लिए, लेकिन वो ऐसी शैली में रखने हैं। हमारा जो समाज है वो बीरबल शैली का समाज है। बीरबल बादशाह से तो मामूली बातें कहता रहता है, लेकिन कहता इस प्रकार है कि बादशाह का उसमें मनोरंजन भी हो। तो हम मनोरंजन भी चाहते हैं जब हम व्यंग्य पढ़ते हैं तब। और राग दरबारी में ये जिसको टाइट रोप कहते हैं, ज्याला आपण मराठीत तारेवरची कसरत म्हणतो, ये जो आह्वान था वो शुक्ला जी ने बहुत ही अच्छे स्तर पे उन्होंने वो हासिल किया है। तो राग दरबारी 68 साल में जब प्रकाशित हुई तो हमेशा की तरह पहला चकमा खाया समीक्षकों ने। ये बार बार होता है जब अपराध की, क्राइम की कोई नई शैली आती है तो पुलिस को सबसे बात पता चलता है उसका। उसी तरह जो समीक्षक कहलाते हैं उनको नई चीज़ का परिचय होने में देर लगती है। और एक समीक्षक ने लिखा था, जिसका शुक्ला जी ने इस आवृत्ति के प्रस्तावना में जिसका उल्लेख किया है, उसने अपठनीयता ही इसकी नियति है उन्होंने कहा। और समीक्षक तो जैसे कि जज है ना, वो उस तरह से बता देते कि ये उपन्यास कोई पढ़ने वाला नहीं, उसने खुद पढ़ा था, इसलिए उसको बहुत ही कठिन मालूम हुआ होगा। इसलिए उसने कहा कि भाई मैं भी पढ़ नहीं सका आराम से, तो और कोई क्या पढ़ेगा। और शुक्ला जी ने कहा कि लगातार इसकी डिमांड जो है, इसकी मांग जो है वो बढ़ती गई। जब मैं शुक्ला जी से पहली बार मिला 1980 में, वो लखनऊ में थे और रिटायरमेंट के करीब थे, और ये स्टेट कैडर से आईएएस कैडर में भी पहुंचे थे, इसलिए प्रसन्न थे, खुश थे। और जब भी राग दरबारी का
विषय आता तो शुक्ला जी कह देते हाँ वो बात उस समय हो गई। राग दरबारी के बारे में शुक्ला जी ने एक ही बार जो अंग्रेजी में इंटरव्यू आपने जिसका अनुवाद अपने अंक में दिया है, तो ज़्यादा बार वो बोले नहीं है राग दरबारी के बारे में। और ये जो व्यंग्य है वो शुक्ला जी के व्यक्तित्व का एक भाग था। व्यंग्य ने मानो उनकी जीभ पर मुकाम ही किया था। सादी सादी बातों में भी शुक्ला जी, और आप जब उनका व्यंग्य सुनते थे तो ठहाका मारकर हंसना संभव नहीं था, लेकिन हंसी जरूर आती थी। उसके एक दो उदाहरण मैं इस उपन्यास से भी दूंगा और उनके संभाषण से भी दूंगा, क्योंकि इन दोनों ने बहुत गंभीर स्तर पे पूरी चर्चा पहुंचा दी है। लेकिन राग दरबारी पढ़ने में कई जगह ऐसे है कि जहां आप हंसी रोक नहीं सकते, आनंद है। तो शुक्ला जी से हमारी बातें होती थी तो क्लासिकल म्यूजिक का उसमें विषय जरूर रहता था, हिंदुस्तानी क्लासिकल का। और उनके मेरे ख्याल से उनकी जो हिंदुस्तानी क्लासिकल की समझ थी वो पॉपुलर स्तर की समझ थी, इसलिए उनके हीरो भीमसेन जोशी थे, उससे हमें कोई शिकायत नहीं थी। फिर उन्होंने जब पंडित जसराज और परवीन सुल्ताना का नाम लिया तो मैं हंसने लगा। तो आप हंस क्यों रहे हल्दीकर जी, आप हंस क्यों रहे? तो मैंने कहा भाई इनको मैं किंडरगार्टन स्टफ समझता हूँ। तो शुक्ला जी ने बड़े जोर से अंदर आवाज दी, अरे ओ श्रीमती शुक्ला आप बाहर आइए, ये सज्जन यहाँ बैठे और इनके आदर्श इतने ऊंचे हैं कि वो पंडित जसराज को बच्चों का गायक समझते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा लेकिन ऐसा क्यों? तो मैंने कहा भाई जसराज गाते वो सुनने लायक होता है, सुरीले है, आराम से गाते हैं, लगाव से गाते हैं, लेकिन उनका एक राग दूसरे राग से अलग मालूम नहीं होता, लगता है कि वही राग मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि भाई परवीन सुल्ताना के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो मैंने कहा उन्होंने शिक्षा तो ली है और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। कलाकार के पास जो एक संयम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो शुक्ला जी का इसके ऊपर जो जवाब था वो इतना मार्मिक था। शुक्ला जी ने कहा लेट अस से किसी एग्जीक्यूट्स म्यूजिक। अब जो अंग्रेजी जानते हैं उनको मालूम है कि एग्जीक्यूट के 3 अर्थ है और उससे 3 शब्द बनते हैं। एक एग्जीक्यूटिव यानी अफसर, कार्रवाई करने वाला, दूसरा एग्जीक्यूटर जो ज़्यादातर कानूनी मामलों में जिसका प्रयोग किया जाता है, जो किसी की आखिरी वसीयत होती है, कोई ट्रस्ट डीड होता है, उसके लिए एग्जीक्यूटर होता है। और तीसरा उसी से शब्द निकलता है, वो है एग्जीक्यूशनर। और परवीन सुल्ताना के गाने में ये जो मैंने कहा था तो शुक्ला जी का इशारा एग्जीक्यूशनर की तरफ था और वो नाराज हुए थे मुझ पर, क्योंकि जसराज को वो बहुत चाहते थे। तो उन्होंने कुमार गंधर्व पे एक वार किया और मेरा बदला लिया उस दिन के संभाषण में। मुझे और हमारे दोस्त यहाँ बैठे राम कोलटकर, तो मुझसे ज़्यादा उनको ये आदत है कि ये लसीकरण जैसे करते तो कुमार गंधर्व की लस सबको देते रहते और हर बार उनको बड़ा ही झटका लगता है। उन्होंने एक कन्नड़ लेखक से पूछा तो उन्हें कहा इज ए सिंगर एट ऑल? तो शुक्ला जी की प्रतिक्रिया जो थी वो इतनी कठोर नहीं थी। तो मैंने कहा भाई कुमार गंधर्व ने अपने लिए एक जगह बनाई है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। हाँ देखिए विनय जी, एक आदमी था, वो शारीरिक व्यंग्य लेकर ही पैदा हुआ था। तो जब वो दर्जी के पास गया तो दर्जी को कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी, क्योंकि इसके शरीर को फिट ऐसे कपड़े सिलाने के लिए दर्जी को एडजस्टमेंट करनी पड़ी।
और फिर वही फैशन हो गया। ये शुक्ला जी की प्रतिक्रिया थी। तो उनसे बातें करने में, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि नेवर ए डल मोमेंट, इस तरह का अनुभव बार बार आता था। अब राग दरबारी में से 2 उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस भाषण के लिए मैंने जो इसमें से संदर्भ जो अधोरेखित किए, कम से कम 125 है, तो इतना तो समय हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो पहला मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो ऑल इंडिया रेडियो पर से नेशनल प्रोग्राम में जो संगीत प्रसारित होता था और होता है उसके बारे में। रंगनाथ बुद्धिजीवी है, इसलिए रात को जल्दी सो नहीं सकता और इसलिए उसका हाजमा कायम खराब रहता है, इसलिए वो मामा की ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इसलिए कोई काम नहीं करती वगैरह। गोलटकर जी क्षमा करें। इस समय रेडियो पर एक शास्त्रीय संगीत का एक प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच रहा था। दंगे की नौबत आ गई थी। वायलिन और तबले वाले एक दूसरे पर 200 मील फी घंटा यानी प्रति घंटे की रफ्तार से टूट रहे थे। लगता था उनकी मोटरें टकराकर चूर चूर होने वाली है। हाहाकार मचा था। अचानक वायलिन वादक ने बड़े जोर से एक किर्र सी आवाज निकाली जो बर्छी की तरह रंगनाथ के कलेजे में घुस गई। तब तक तबले का एक धड़ाका हुआ। वह संगीत नाटक अकादमी तक की नींव हिला देने के लिए काफी था। रंगनाथ ने उछलकर रेडियो की ओर देखा कि कहीं वह टूटकर बिखर तो नहीं गया, पर वह रेडियो अपनी जगह पर कैसा भी अंक की तरह अडिग खड़ा था और संगीत जगत के घमासान जंग की आवाजों को पूर्ववत प्रसारित कर रहा था। अब वायलिन वाला दुम दबाने लगा था और तबले वाला जोश और जिद के साथ हमलावर होने लगा था। रंगनाथ ने थकान की एक सांस ली और रेडियो बंद कर दिया। ये है शुक्ला जी। इसमें देखिए कंठ संगीत और वाद्य संगीत में जो फर्क है, और वाद्य संगीत में तो हाहाकार ही होता है। अगर कुछ संविधान में संशोधन करके ये तबला हम निकाल दें वाद्य संगीत में से, तो कुछ सही वाद्य सुनने को मिलेगा। ऐसी अवस्था आज भी है, ऐसी परिस्थिति आज भी है। तबले वाले तो बस हाहाकार ही मचाते हैं। और फिर जो प्रमुख वादक है, तबले ने साथ करनी है, तबले वाला भी भूल जाता है और श्रोता भी भूल जाते हैं। तो ये रहा रेडियो का नज़ारा। अब दूसरा एक ऐसा ही छोटा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ओ सजना बेदर्दी बलमा, तुमको मेरा मन याद करता है, पर चांद को क्या मालूम चाहता उसको कोई चकोर। वह बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। तुम्हें क्या पता कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अब तो मेरी यह हालत हो गई है कि सहा भी न जाए, रहा भी न जाए। देखो न मेरा दिल मचल गया, तुम्हें देखा और बदल गया। और तुम हो कि कभी उड़ जाए, कभी मुड़ जाए। भेद जिया का खोलो ना। मुझको तुमसे यही शिकायत है कि तुमको प्यार छिपाने की बुरी आदत है। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख तो आकर परवाने। तुमसे मिलकर बहुत सी बातें करनी है। ये सुलगते हुए जज्बात किसे पेश करें। मोहब्बत लुटाने को जी चाहता है, पर मेरा नादान बालमा न जाने जी की बात। इसलिए उस दिन मैं तुमसे मिलने आई थी, पिया मिलने को जाना। अंधेरी रात मेरी चांदनी बिछुड़ गई, मेरे घर में पड़ा अंधियारा था। मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। बस एहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझे पलकों की छाव में रहने दो। पर जमाने का ये दस्तूर है पुराना, किसी को गिराना, किसी को मिटाना।
मैं तुम्हारे छत पर पहुंचती, पर वहां तुम्हारे बिस्तर पर कोई दूसरा लेटा हुआ था। मैं लाश के मारे मर गई, बेबस लौट आई। आंधियो मुझ पर हंसो, मेरी मोहब्बत पर हंसो। मेरी बदनामी हो रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। तुम कब तक तड़पाओगे? तड़पाओगे, तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तुमसे जल्दी मिलना है, क्या तुम आज आओगे? क्योंकि आज तेरे बिना मेरा मंदिर सूना है। अकेले है चले आओ जहाँ हो तुम, लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। यही तमन्ना है तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। हाय हम आस लगाए बैठे हैं, देखो जो मेरा दिल न तोड़ना, तुम्हारी याद में कोई एक पागल। मेरी पीढ़ी के जो यहाँ से होता है, ये पूरा प्रेम पत्र फिल्मी गानों के जो टुकड़े हैं उससे बनाया गया। तो ये तो शुक्ला जी का संगीत का निरीक्षण कितना सूक्ष्म था, इसका तो सबूत है ही। लेकिन ये प्रेम पत्र अचानक वैद्य जी के छत पर, छत म्हणजे गच्ची, किसी ने डाल दिया, वो रंगनाथ के हाथ में आ गया। तो वो अपने जो मेरे भाई है, वैद्य जी का भांजा है रंगनाथ, तो बद्री से कहता है कि भाई हाँ, कहता किसी ने लिख दिया होगा, रुपन, रुपन उनका छोटा भाई है। लेकिन मैं ऐसा पत्र, तो व्यंग्य यहाँ पर पूरा होता है। बद्री कहता है कि चिट्ठी तो उस ससुरी ग्राम सेविका ने लिखी होगी। यहाँ ऐसी बातें सिर्फ उसी को आती है। अब ये रंगनाथ तो बुद्धिजीवी है, इसलिए सरासर गधा है। रंगनाथ कहता फिर रुपन बाबू किसी ग्राम सेविका से फंसे? अरे नहीं, वो बेचारी सिर्फ चिट्ठियां लिख देती है और कुछ नहीं करती। अब ये पूरी ग्राम सेवा के नाम पर, अच्छा किया आपने वीडियो होने से इनकार किया, नहीं तो आपके पास भी ऐसी कोई चिट्ठी आती कि कब तक तड़पाओगे। ये शुक्ला जी की सही है। तो शुरू में तो ये हंसी मजाक है, ठट्टा है, फिर बाद में जब ग्राम सेविका का जिक्र आता है तो वो जुड़ जाती है। ये जो किस्सा है वो जुड़ जाता है शिवपालगंज से, और इसी वही उसकी ग्राम सेवा है। वो कहते हैं वो बेचारी सादी औरत है, वो ऐसी बातें सिर्फ लिखती है, सिर्फ चिट्ठियाँ लिख देती है, खुद कहीं इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन ये जो दो उदाहरण मैंने आपको बताए वो ज़्यादातर हास्यकारक उदाहरण थे, लेकिन ये जो इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है उनके बारे में क्या कहा है देखिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि रंगनाथ इसका नायक है। रंगनाथ इस उपन्यास में जो भी घटनाएं उनका साक्षी है, और रंगनाथ वो घटनाएं हमारे सामने पेश करता है। नायक तो वैद्य महाराज है और कोई नहीं है। तो रंगनाथ जब आया, वो सेहत दुरुस्त करने के लिए आया था मामा के पास, तो रोमांटिक कल्पना लेकर आया था कि भारतीय देहात का महासागर, ये तो पहले पन्ने पर ही शुरुआत ही यही से होती है प्राग दरबारी कि सड़क का किनारा, शहर के बाहर का सड़क, शहर का किनारा, और वहाँ से भारतीय गांवों का महासागर, ग्रामीण भारत का महासागर शुरू होता था। तो रंगनाथ इस महासागर में गोते खाने लगे। तो वो पूछता है मामा, वो कॉलेज था ना एक, यानी इंटर कॉलेज है जिसको हम लोग जूनियर कॉलेज कहते हैं, तो मामा उसके कुछ थे ना? तो उनका भाई जवाब देता है थे नहीं है। रुपन बाबू ने, वैद्य महाराज के छोटे बेटे रुपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, है और रहेंगे। वैद्य जी थे, है और रहेंगे। अब वैद्य जी की नीतिमत्ता देखिए। अंग्रेजों के ज़माने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे,
देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, तो उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए, यानी मरने के लिए। अब जरूरत पड़ने पर वो रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपुर्दगार होकर और गांव के जमींदारों के लंबरदार के रूप में करते थे। यानी जो रिकॉर्ड था, लैंड रिकॉर्ड्स, वो सब उनके हाथ में था। अब एक कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पद का लालच नहीं था, पर उस क्षेत्र की जिम्मेदारी के इन कामों ने निभाने वाला कोई आदमी ही नहीं था। और वहाँ जितने नवयुवक थे, वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे। इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा, वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अरिथमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल की हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। ये चिरतरुण की जो बात चलती रहती है। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे कि जब मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपने राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था, और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का एक पेशा वैद्य का भी था। वैद्य में उन्हें 2 नुस्खे खास तौर से आते थे: गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा न हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला वह तो दूसरी बात है, खुद वैद्य जी को आराम की कमी नहीं थी। ये प्रमुख पात्र है। और शिवपालगंज पूरा इनके हाथ में है। और आज भी देखिए, हम जब राजनीति की बात करते हैं तो पूना जिला किसका है? शरद पवार का है। कुछ हिस्से अजित दादा उसमें से बांट रहे हैं खुद के लिए, लेकिन अभी तक उनके नाम पर तो नहीं हुआ। कोई भी चीज हो, शिक्षा संस्था हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो, जिला हो, कारखाना हो, हमारे यहाँ व्यक्ति का नाम लिया जाता है। उसी तरह शिवपालगंज में जो भी होना है, और ये जरा बारीकी से देखने की बात है। ये जो वैद्य जी का पात्र है वो जरा बारीकी से देखना चाहिए। 1947 में हमने स्वतंत्रता हासिल की और 1950 में हमने हमारा संविधान स्वीकार किया। और संविधान के स्वीकार के पहले जो उस चर्चा का समापन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण किया था, उसमें उन्होंने 2 मुद्दे उठाए। मेरी जो विठोबा की आंगी नाम की किताब है उसमें ये भाषण, उसका कोटेशन छपा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमने ये समता, फिर सेक्युलरिज्म, ये सब चीज़ें इस सभागृह में हमने स्वीकार किए, और हम न्याय की बातें भी कर रहे हैं, और हम आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दोनों न्यायों की बातें कर रहे हैं। लेकिन बाहर जो वास्तव है उसे हम कैसे लड़ने वाले हैं? बाहर पूरी असमानता है, बाहर पूरा अन्याय है, और वो जाति के हिसाब से किया जाता है, जाति के कारण किया जाता है, धार्मिक कारणों पे किया जाता है, भाषा के कारणों पे किया जाता है। तो इसका मुकाबला हम कैसा करने वाले? आप ये संयोग देखिए कि 50 साल में जब संविधान लागू हुआ तब शुक्ला जी को प्रशासकीय सेवा में 3 साल पूरे हुए थे,
और फिर यहाँ एक व्यवस्था थी जो भगवान की दी हुई मानी जाती है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, और वो व्यवस्था मूर्खों ने नहीं बनाई है, वो व्यवस्था बड़े ही धूर्त और बुद्धिमान लोगों की बनाई हुई है। और उनके सामने अचानक बड़ी चुनौती आ गई। चूंकि वैद्य जी ब्राह्मण है, वो चुनाव नहीं जीत सकते अब, लेकिन वैद्य जी कहते हैं भाई वो लोकसभा विधानसभा है, ये तो दूर की बात है, मेरा गांव मेरे हाथ से नहीं छूटने वाला। इसलिए वैद्य जी का पूरा एजेंडा है गांव की जो 3 प्रमुख संस्थाएं हैं वो अपने हाथ में रहनी चाहिए। एक तो गांव सभा है, पंचायत है, लेकिन वहां पर तो डेमोक्रेसी चलती है, हर जाति के आदमी उसको एक वोट है। दूसरा जो है वो कोऑपरेटिव यूनियन है, और तीसरा जो है ये इंटर कॉलेज है, यानी नई पीढ़ी बनाने वाली व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और फिर हो सके तो ग्राम पंचायत, ये भी मेरे हाथों में रहनी चाहिए। ये इस उपन्यास का कथानक है। और वैद्य जी अंत में ये तीनों संस्थाएं उनके हाथ में रहती है, ऐसा ही सब ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन उनको इसके लिए बुढ़ापे में, उनकी जवानी के बावजूद बुढ़ापे में उनको लड़ना पड़ा, इसका भी जिक्र शुक्ला जी ने इस उपन्यास में किया है। और वैद्य जी की जो नैतिकता है वो प्रातिनिधिक भारतीय नैतिकता है। हम नैतिक मुद्दा, भारतीय लोग नैतिक मुद्दा ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, क्योंकि भारत का जो पूरा इतिहास है वो अस्तित्व का इतिहास है, नैतिक श्रेष्ठता का इतिहास है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर सचमुच ही ऐसी नैतिक श्रेष्ठता भारत में होती तो इतने अन्याय इस व्यवस्था में नहीं होते। तो ब्राह्मणों को नई व्यवस्था में, और मैंने कहा कि ब्राह्मणों को नई व्यवस्था में अपना स्थान पक्का करना था, और ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पर कोई ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज, विष्णु ब्रह्मचारी, ऐसे कोई सुधारक, एम.जी. रानडे, ऐसे कोई हुई ही नहीं यहाँ पर। ये तो पूरा, आपको मैं याद दिलाऊं, सत्यजीत राय की जो एकमात्र हिंदी फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, वहाँ से मानो शिवपालगंज का किस्सा शुरू हो जाता है। और उस समय जैसे लोग बिल्कुल, जो लड़ाई हो रही थी अंग्रेजों और भारतीय संस्थानिकों की, रियासतों के बीच में, उसमें आम जनता न्यूट्रल थी, उसने कोई भाग नहीं लिया। और डकैती बगैती ज़्यादा थी, जिसको हम स्वातंत्र्य समर मानते हैं, उसमें डकैती और बगावत ज़्यादा थी। तो यूपी में, एक ही देश का एक ही राज्य है यूपी, जहाँ पर ब्राह्मण 11% है। और यूपी का जो काऊ बेल्ट कहा जाता है, यानी गंगा किनारा दोनों तरफ से, वहाँ पर ब्राह्मण 19% है। और वो सब सरासर बुद्धिमान है, चालाक है और गुंडे है। ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणा, इस व्याख्या से उनका परिचय नहीं है, नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा, अगर शुक्ला जी की बात भाषा में कहना है तो। आप देखिए ना, माया जी का इतना बड़ा अभियान जो काशीराम जी ने शुरू किया था, उन्होंने ब्राह्मणों को दूर रखा था। लेकिन 10 साल पहले मायावती ने अपनी भाषा बदल दी और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ब्राह्मण उपाध्यक्ष कर दिया, और मायावती को सत्ता मिल गई। तो गांव के स्तर पर ये 3 जो व्यवस्था है वो वैद्य जी को हाथ में रखनी है। और उसमें उनके विरोधक कौन है? कॉलेज में तो उनका ही आदमी है, और ये जो प्रिंसिपल है ना, वो रंगनाथ का ही दूसरा रूप है। ये भी शुक्ला जी की शैली की एक विशेषता है, एक कैरेक्टर दूसरे को बैलेंस करता है। तो करप्ट
लेकिन व्यवहार में कामयाब, इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, और निराश और व्यवहार उसको मालूम तक नहीं है, ऐसा इंटेलेक्चुअल रंगनाथ है। ये जो लंगड़ प्रसाद और शनिचर वाली बात आपने कही, वो भी एक दूसरे को बैलेंस करता है। उसको लंगड़ कह के पुकारते कि उसके पाँव में कोई दोष है, लेकिन वो कहता है वैसे माँ बाप ने दिया हुआ नाम लंगड़ प्रसाद है, ऐसा इसमें एक बार सिर्फ संवाद में आया है। तो लंगड़ प्रसाद कहता है कि भाई मैं कानून से और नीति से, मेरी वो मिसाल लूँगा, मिसिल कहते हैं, जो त्याला आपण 7/12चा उतारा म्हणतो ना, मिसिल। और ये बात नहीं कि उसको मिली नहीं, उसका नसीब ही, उसका भाग्य ऐसा फूटा हुआ था, टूटा हुआ था कि जब वो मिसिल तैयार होकर बनकर लगाई गई तहसील में, तो वो बेचारा बीमार पड़ गया। और कानून ऐसा है कि 15 दिन वो वहाँ पर रखी जाती है, उसके बाद फाड़ कर फेंक दी जाती है, फिर पूरी प्रोसेस फिर से प्रॉपर चैनल फिर से शुरू करना पड़ता है। तो ये नीति से चलने वाला, और शनिचर के लिए दूसरी कोई नीति नहीं है, और उसका नाम मंगलदास है। उसका लोगों में प्रचलित नाम शनिचर है, और उसका नाम असल में मंगलदास है, और शिव वैद्य महाराज उसको मंगलदास नाम से पुकारते हैं। तो वैद्य जी ने क्या चाल चली, ये तीनों बातें मैं बता दूंगा आपको। कॉलेज में जो प्रिंसिपल का विरोधी गुट था, उनको उसने, उस गुट को उन्होंने, उसके जो प्रमुख प्राध्यापक थे, 2 थे, खन्ना और मालवीय, और ये सब इतिहास के प्राध्यापक हैं। ये भी अपने आप में एक व्यंग्य वाली बात है कि इतिहास का प्राध्यापक समाज को पहचानता ही नहीं है, तो उनको निकाला जाता है, उनके ऊपर दबाव डालकर। और वैद्य जी इतने निर्भय है, वो कहते आज आपको इस्तीफा देना ही होगा, बाद में आप हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हो कि हमने जबरदस्ती से आपसे इस्तीफा लिया, लेकिन अभी आपको जाना होगा। तो इस तरह से डंडे के जोर पर कॉलेज तो उनके हाथ में रहा। तो शनिचर को उन्होंने गांव प्रधान बनाने की सोची। वो क्यों सोची? क्योंकि वैद्य जी ने एक सपना देखा था, और वो जो सपना है वो बहुत ही सुनने लायक सपना वैद्य जी ने देखा था। एक समय था, ये पूरा उपन्यास मुझे याद था। रात को पिछले पहर वैद्य जी को जाड़ा महसूस हुआ और उनकी नींद उचट गई। अभी आयुर्वेद का व्यंग्य देखिए, च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म और बादाम पाक इत्यादि की मिलीजुली किलेबंदी को तोड़कर, किलेबंदी म्हणजे तटबंदी, जाड़ा उनकी खाल के भीतर घुस आया और मांस की मोटी तहों को भेजता हुआ हड्डियों की मज्जा तक जा पहुंचा। उन्होंने लिहाफ अच्छी तरह से लपेटने के लिए, लिहाफ म्हणजे शाल, कोशिश की, और उसी के साथ याद किया कि अकेले लेटने में बिस्तर ज़्यादा ठंडा रहता है। ये 62 साल का आदमी सोचता है। और उनके बेटे ने कह दिया कि पहली माँ जो मर गई तो 1 साल तक भी ये अकेले नहीं रह सके, ये तो कायदे से किया, बिना कायदे से कितना किया वो तुम सुन नहीं पाओगे। ये उनका बेटा ही कहता है ना, उपन्यास में एक जरूर। इस याद के बाद यादों का एक तांता सा लग गया, जिसका व्यावहारिक लाभ यह हुआ कि उन्हें तंद्रा ने घेर लिया। थोड़ी देर शांति रही, पर कुछ देर बाद ही पेट के अंदर हवा ने क्रांति मचानी शुरू कर दी, यानी गैस। जिस्म के ऊपरी और निचले हिस्सों से वह बार बार विस्फोटक आवाजें निकलने लगी। उन्होंने लिहाफ दबाकर करवट बदली और अंत में क्रांति का एक अंतिम विस्फोट सुनते हुए वे फिर तंद्रालीन हो गए। देखते देखते क्रांति की हवा कुतिया की तरह दुम हिलाती हुई सिर्फ उनके नथनों के खर्राटे के रूप में आने लगी, जाने लगी। वे सो गए, तब उन्होंने प्रजातंत्र का सपना देखा। उन्होंने देखा
कि प्रजातंत्र यानी हमारी डेमोक्रेसी उनके तख्त के पास जमीन पर पंजों के बल बैठा है, यानी घुटने और हाथ जमीन पर टेक कर बैठा है, उसने हाथ जोड़ रखे हैं, उसकी शक्ल हलवाओं जैसी है और अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वह शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है, फिर भी वह गिड़गिड़ा रहा है और वैद्य जी उसका गिड़गिड़ाना सुन रहे हैं। वैद्य जी उसे बार बार तख्त पर बैठने के लिए कहते हैं और समझाते हैं कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, हो तो हमारे रिश्तेदार ही, पर प्रजातंत्र उन्हें बार बार हुजूर और सरकार कहकर पुकारता है। बहुत समझाने पर प्रजातंत्र उठकर उनके तख्त के कोने पर आ जाता है और तब उसे इतनी सांत्वना मिल जाती है कि वो मुंह से कोई तुक की बात निकाल सके तो वह वैद्य जी से प्रार्थना करता है, महाराज मेरे कपड़े फट गए, मैं नंगा हो रहा हूँ, इस हालत में मुझे किसी के सामने निकलते हुए शर्म आती है, इसलिए वैद्य महाराज मुझे एक साफ सुथरी धोती पहनने को दे दो। वैद्य जी, ये सपना जारी है, वैद्य जी बद्री पहलवान को अंदर से एक धोती लाने के लिए कहते हैं, पर प्रजातंत्र इनकार में सिर हिलाने लगता है। वह कहता है कि मैं आपके कॉलेज का प्रजातंत्र हूँ और आपने यहाँ सालाना की बैठक बरसों से बुलाई नहीं रही है, जो मीटिंग हर साल होनी चाहिए वो बरसों से नहीं हुई है। मैनेजर का चुनाव कॉलेज खुलने के दिन से आज तक नहीं हुआ है। इन दिनों कॉलेज में हर चीज़ फल फूल रही है, सिर्फ मैं यानी प्रजातंत्र मैं ही एक कोने में पड़ा हुआ हूँ। एक बार कायदे से आप चुनाव करा दे, उसमें मेरे जिस्म पर एक नया कपड़ा आ जाएगा, मेरी शर्म ढक जाएगी। यह कहकर प्रजातंत्र बैठक के बाहर चला गया और वैद्य जी की नींद दोबारा उचट गई। जागते ही उन्होंने अपनी आंतरिक क्रांति का एक ताज़ा विस्फोट लियाब के अंदर पैताने की ओर सुना और एकदम तय किया, अब ये देखिए, एकदम तय किया कि देखने में चाहे जितना बांगड़ू लगे पर प्रजातंत्र भला आदमी है और अपना आदमी है, उसकी मदद करनी ही चाहिए। उसे कम से कम नया कपड़ा दिया जाए ताकि 5 भले आदमियों में वह बैठने लायक हो गए। देखिए हंसी मजाक से कितनी गंभीर बात यहाँ पर उपन्यासकार ने कही है, और आज भी ये सरासर लागू है, इसमें कोई खास फर्क है ऐसी बात नहीं। जिन्होंने संविधान बनाया और उसका स्वीकार किया, उन्होंने ये माना था कि हम जब डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का स्वीकार करेंगे तो इस देश के जो आंतरिक विरोध है और उससे जो अन्याय होता है वो मिट जाएंगे। लेकिन इस देश की जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें इतना लचीलापन भी था और बुद्धिमत्ता भी थी। लचीलापन म्हणजे लवचिकता, मराठी शब्दात भी जवळ है, कि उन्होंने खुद को कायम रखा। उस व्यवस्था ने प्रजातंत्र के माध्यम से ही खुद को कायम किया। फिर जो घराने आए थे वो घराने भी कायम हो गए। अब मोदी जी क्या करें, उनका घराना बना ही नहीं है। लेकिन आप बाकी बीजेपी नेताओं का देखिए, अमित शाह का पुत्र तो पूरे देश भर उसका अब नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का या अध्यक्ष का बेटा, और भ्रष्टाचार नहीं करेगा ये तो हो ही नहीं सकता, तो देश भर वो मशहूर है। इधर भावी युवराज ये भी कुछ शुक्ला जी का याद करके कहते हो अनसन बातें कर कर पॉपुलर हो रहे, लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री को गले लगाकर मिल रहे, क्या चल रहा है। तो ये प्रजातंत्र को अपनी गर्जों की आपूर्ति के लिए उसका स्वीकार हमने किया, और इस देश की जो मूल व्यवस्था थी, और कल के लोकसत्ता में ही एक लेख आया है कितनी जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी, और उसमें यही सब लिखा गया है। और वो भी मागो देशमुख का बेटा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत साल से प्रवक्ता रहे थे, उनका बेटा, उन्होंने लिखा है। और उसके ही नीचे एक लेफ्टिस्ट आदमी ने लिखा है कि इससे कैसे निपटा जाए। तो प्रजातंत्र में हमने जो
विश्वास किया, उसकी नाकामयाबी और उससे मूल व्यवस्था और भी मजबूत होना, ये राग दरबारी का विषय है। शैली तो ऐसी हंसी मजाक की है, व्यंग की है। इसमें एक गांव स्तर पे चलने वाला कानूनी मामला आता है। एक कुशर प्रसाद नाम के सज्जन है, सज्जन ने ज़्यादा गंभीरता से मत लेना ये शब्द, और उनका बेटा है। और मसला क्या है, तो बेटा और बाप के बीच में लाठियों से लड़ाई हुई, और ये इतनी बार होता है, आखिर में बाप बेटे के खिलाफ पंचायत में केस दायर कर देता है। अब पंच भी वही के हैं, वो पूरा मामला जानते हैं। तो कहते क्या शिकायत है तुम्हारी, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। तो कहते क्या शिकायत है, ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है, इसने मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दी। तो कहते हैं कुसर, ये अदालत है, सावधानी से बात करो, अगर खून निकला तो 324 का मामला हो जाएगा, दफा 324 इंडियन पिनल कोड। यहाँ पर 323 चलता है। तो अगर खून निकला है तो फिर अटेम्प्टेड मर्डर का मामला होता है, तो फिर तुम्हें शहर की अदालत में जाना पड़ेगा, और वहाँ बम्बे का पानी पिए बिना तुम बचोगे नहीं। तो कुसर भी कहता है, भाई ये कहने की बात है, मेरी हड्डी सचमुच थोड़ी ही टूटी है। तो पंच पूछते हैं, लेकिन सिर्फ डंडे से ही काम लिया, कुछ भाला बर्ची नहीं चली? तो बाप बताता है कि भाला बर्ची से हमें क्या मतलब, 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार में हम इसी तरह लड़ रहे हैं। ये शुक्ला जी कि उस घर में ये परंपरा ही थी कि लड़का खुद को कायम करने के लिए, घर की सत्ता हासिल करने के लिए बाप से सचमुच ही लाठियों से लड़ता था। लेकिन उसका लड़का भी इतना निष्ठुर नहीं है। फिर बाद में उपन्यास में वो कुशर प्रसाद यानी बाप खुद आकर कहता है कि अब हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी परसों जब मेरे बेटे ने मुझे उठाया आंगन में फेंकने के लिए, तो उसने मुझे नीचे रख दिया। तो कहता है, बापू अब तुम कमजोर हो गए हो, अब ये मारपीट तुमसे नहीं होगी, मरना है तो अपनी मौत से मरो, मेरे हाथ से मत मरना। और जब वो सब पंच बाप की मजाक उड़ाने लगते, तो बेटा कहता है, ए चिमिरखेदास यानी पंच से कहता है, चाल बंद करो, एक कंटा पड़क से गिरेगा, यानी तुमको एक फाइट मार दूंगा तो ये मिसिल विसिल ये जमीन में घुस जाओगे। कब मैं कब से सुन रहा हूं कि तुम घुमा फिरा कर हमारे बाप को हरामी बता रहे हो। हमारे बाप हरामी है तो तुम्हारे बाप क्या कम है, ये अदालत में हो रहा है। अब कोई असली बाप का हो तो हमारे बाप को गाली दे। तो वहां सन्नाटा छा गया और बाप बेटे का मिलाप हो गया। वो बाप को पकड़ के बाहर लाया उसने कहा, इन पर अभी मैं, इन्होंने भरी सभा में तुम्हारी बेइज्जती की है तो बेइज्जत वाला मामला दायर कर देता हूं, तो अब यही शहर के अदालत में जाएंगे। तो एक तरफ ये है, तो बदलाव आया है या नहीं आया है, इसके बारे में सिर्फ मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि ये उपन्यास 1968 में आया और 1969 में इसको अकादमी अवार्ड मिला था। अकादमी कभी कभी सही निर्णय करती है, तो ये सही निर्णय हुआ, लेकिन उपन्यास लोगों को मालूम ही नहीं था। तो इस उपन्यास की आज की जो लोकप्रियता है उसमें अकादमी का भी थोड़ा श्रेय है। उन दिनों में ये आज की जो व्यवस्था है वैसी नहीं थी। पिछला जो कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर होता था उसमें जो किताब आई है उसको पुरस्कार मिलता था। तो 69 में इसको अकादमी मिल गया और वहाँ से शुक्ला जी का और इसका नाम बढ़ने लगा।
लेकिन 60 की दशक से ही हर साहित्य में ये भावना, इस भावना का आविष्कार होने लगा था। मराठी के दो जाने माने और जिनके नाम से एक पूरा युग माना जाता है, दो उपन्यासकार, नासी फड़के एक, उनका उपन्यास है सोनेरी स्वप्न, सॉरी ही का कल्पद्रुमाची फळ। क्या इसीलिए हमें आज़ादी हासिल कर ली थी? वो 1963 ना, 1963 में आया। और फिर विस खांडेकर का भी उपन्यास है जिसका खांडेकर शैली का नाम है सोनेरी स्वप्न पण भंगलेली। तो ये पुनरावलोकन ये तो 60 साल के बाद से ही शुरू हुआ था, लेकिन उसको इतना विदारक और इतना बिल्कुल आर पार, इस व्यवस्था का रोग क्या है? इस व्यवस्था का रोग यही है कि हमने प्रजातंत्र का ढांचा अपनाया है, आत्मा अपना ही नहीं है। प्रजातंत्र जो है वो उसके हम मास्टर बन गए और कानून के भी हम मास्टर बन गए। और फिर अब कोई राजनीतिक नेता मिलता ही नहीं कि जिसके ऊपर कोई कानूनी मामला नहीं। और उसके बाद ये भी लोकतांत्रिक ही विधान है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, और जनता की अदालत यानी पूरे झुंडों का मामला होता है। तो शुक्ला जी ने जिस बात की वो तरफ इशारा किया है वो ऐसी सादी बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रजातंत्र पूरी तरह से असफल हुआ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये कि हम ये भी आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकते कि पूरा प्रजातंत्र पूरी तरह से यहाँ सफल हुआ है। मुझे लगता है कि 1960 में प्रजातंत्र पहुंचा ही नहीं था। ऊपर नेहरू बैठे थे और हर राज्य में उनके नुमाइंदे बैठे थे। ये नेहरू का बोझ जब भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर से हट गया तो थोड़ा सा प्रजातंत्र शुरू हुआ, जो पहली बार कांग्रेस पार्टी में आया कि जब नेहरू का वारिस चुनना था तो पहली बार चुनाव हुआ संसदीय कांग्रेस पार्टी में, और वहाँ से मोरारजी भाई एक तरफ और दूसरे लोग एक तरफ, ऐसे कांग्रेस का विभाजन होना शुरू हुआ। इस देश की विभाजित होने वाली पहली पार्टी कांग्रेस है। अब तो कितने सारे कांग्रेस है और कितने सारे जनता दल है, भगवान जाने, इनकी गिनती रखना भी मुश्किल है। तो और ये सिर्फ ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि इस आवृत्ति का जो वेस्टर्न पे जो लिखा हुआ है, छपा हुआ है, उसमें वो गलती हो गई है। इसलिए फिर भी राग दरबारी व्यंग्य कथा नहीं है। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। ये गलत है, ये जो आकलन है ये गलत है। शुक्ला जी अगर शहर पे लिखते तो भी ऐसा ही लिखते। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार और फिर चातुर्वर्ण व्यवस्था को लागू करना या दूसरे ढंग से लागू करना ये सिर्फ गांवों में होता है। शहरों में चुनाव छोड़कर बहुत सारी जगह ऐसा ही होता है। और शहरों ने ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में हम भी कम नहीं है। क्या हिंदी गाना ही था ना, हम किसी से कम नहीं है, अगर दुश्मन जमाना तो कोई गम नहीं वगैरह, ऐसा बकवास कुछ था। तो राग दरबारी, और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये उन्होंने बड़ी सोच के किया था, लेकिन अच्छा जो लेखन होता है उसमें लेखक का उद्देश्य पीछे छूट जाता है, लेकिन उसकी यशस्विता का
एक प्रमाण जरूर ये होता है कि वो जो जिस ओर संकेत करता है वो अनजाने में लेखक के लेखन में से आ जाते हैं। और राग दरबारी में ऐसी बात नहीं है कि कमियां नहीं है। मैंने कहा यहाँ महिलाएं बिल्कुल नहीं है। और महिलाओं के बारे में इस उपन्यास ने जो कहा है वो वैद महाराज की दृष्टि क्या है। तो ये वैद महाराज का वो जो प्रेम पत्र था वो रिपोर्टेडली वो बेला नाम के गयादीन नाम के वैश्य की लड़की ने बद्री को लिखा था, बड़े बेटे को, ग्राम सेविका की मदद से। तो फिर कोई कहता है कि भाई गयादीन आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का नाम जोड़कर आपको क्यों कलंकित कर रहे हैं, आपके वंश को क्यों कलंकित कर रहे हैं। तो वैद्य जी का जवाब है कि मेरा वंश कहीं कलंकित कैसे होगा, कन्या उनकी है, वंश उनका कलंकित होगा। ये धारणा है महिलाओं के बारे में। पुरुष का दोष हो ही नहीं सकता। और अदालत में ये साबित किया जाता है कि वो लड़की बदचलन है। इसलिए वैद्य जी के आदमी जोगनाथ, वैद्य जी का चमचा है, वो एक चमचा शनिचर है, वो प्रधान बन गया। और ये दूसरा जोगनाथ है जिसने दारोगा पर भी बेइज्जती का मामला दायर कर दिया और उससे 2000 रुपया लेके समझौता भी कर लिया। 2000 में से 1200 रुपये वैद्य महाराज के पास आए। तो ये महिलाओं के बारे में उनकी धारणा है। लेकिन कोऑपरेटिव यूनियन के बारे में वैद्य जी का जो भाष्य है वो अफलातून है। वैद्य जी कहते हैं, अभी मैं पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करूंगा, वैद्य जी कहते हैं कि सरकार में किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती, इसलिए सब जो संपत्ति है यानी सरकार की जो पूंजी है या मुनाफा है उसके सब हकदार होते हैं। तो ये मुनाफा किसके घर में है ये कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हैं आप, किसके घर में है ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर एक आदमी पूरे कोऑपरेटिव की पूंजी या मुनाफा अपने पास रहता है तो भी वो सभी का है। लेकिन इसमें हिकमत ऐसी है कि वो आदमी वैद्य जी होगा और कोई हो नहीं सकता। इसलिए कोऑपरेटिव व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसमें व्यवहार होना है तो गबन ही होगा, नहीं तो व्यवहार हो ही नहीं सकेगा। ये वैद्य जी का कोऑपरेटिव मूवमेंट पे भाष्य है। और महाराष्ट्र में इसके लिए एक भी कोऑपरेटिव मुझे अपवाद नहीं लगता। सब जगह यही हो रहा है, सदस्य सब है और सदस्यता समान स्तर की है कानूनी स्तर पे। तो फिर जॉर्ज ऑरवेल की याद आती है ना, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। यही वैद्य जी कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं लेकिन ये तो मेरा विश्लेषण हुआ, लेकिन मैं अब इस पद पर नहीं रहूंगा क्योंकि मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, उससे मुझे बड़ी पीड़ा होगी। असल में ये गबन जो हुआ, गेहूं की चोरी हुई और गेहूं शहर के गोदाम में बेचा गया, तो उसके ऊपर वैद्य जी का कहना है भाई हमें मालूम नहीं चोरी किसने की, वैद्य जी के आदमी ने ये गबन किया है, अफरा तफर गबन मंजूर। और वैद्य जी कहते हैं या तो सरकार आरोप अपराधी को पकड़े, नहीं तो हमारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए अनुदान दे। ये हमारी सरकार की तरफ देखने की कोऑपरेटिव मूवमेंट की आदत है। ये देखिए ना, इतने कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है, भीख मांग रहे। इन्होंने पूरा कोऑपरेटिव का जो पैसा था वो अपने चमचों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घराने में बांट दिया। भ्रष्टाचार की तो कोऑपरेटिव में कोई हद ही नहीं होती। लोकसभा के लिए जितना पैसा लगता है उससे ज़्यादा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के एक डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए लगाया जाता है। एक वोट के 10,000 रुपये तक दिए जाते हैं। और ये बेशरम लोग कहते हैं कि भाई
अब सरकार ने हमें अनुदान देना चाहिए, नहीं तो ये हमने किसान की भलाई के लिए जो कारखाने चलाए थे हम चला नहीं पाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं वहाँ से। तो ये जो वैद्य जी की जो नीतिमत्ता है वो भारतीय समाज की नीतिमत्ता है, भारतीय समाज की नैतिक धारणा है। और आजकल जो राजनीति में कामयाब है वो ब्राह्मण है, ये समझने की जरूरत है। जो प्रशासकीय सेवा में है वो क्षत्रिय है, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे है या फिर कुछ अपना कारोबार चलाता है वो वैश्य है। यानी वो खुद की स्किल जो है बेचने के लिए तैयार है। और जो इसमें से कहीं पर नहीं, हमारे जैसे लोग शूद्र हैं, ये हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन वैद्य जी श्रीलाल शुक्ला का इशारा इन सब बातों की तरफ था, ऐसी मेरी धारणा है। किसी उपन्यास को या किसी किताब को कालजयी कहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है कम से कम। एक है वो उसके वर्तमान में प्रस्तुत हो, रेलेवेंट हो। तो राग दरबारी का रेलेवेंस समझने में थोड़ी देर हुई, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और फिर उसका भूतकाल से उसका नाता हो, भूतकाल की गहराई सी उसमें उसका विश्लेषण हो, उसका ब्यौरा दिया जाए और फिर भविष्य की ओर संकेत करे। तो अब 50 साल हो गए। मेरे लिए खुशी की बात है कि 1968 में ही मैंने भी साधना में लिखना शुरू किया था। और साधना के 70 साल के इतिहास में सिर्फ 2 अंक ऐसे हैं जो एक ही आदमी ने लिखे। एक साने गुरुजी का अंक है और दूसरा मेरा है। जब अनंत मूर्ति जी का निधन हुआ तो मेरा उन पर लिखा हुआ लेख और मैंने जो उनका लंबा इंटरव्यू लिया था, ये 2 ही बार हुआ है। तो आपने ये बहुत जो सपना मैं कब से देख रहा था कि पुणे में राग दरबारी के बारे में जागृति हो, चर्चा हो, उसमें मैं भी भाषण करूं। ये हिंदी वाली बात बाद में आ गई उसमें, तो मैंने ये सपना नहीं देखा। शायद ये अभी नाइटमेयर हो गया आपके लिए, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, मैंने सिर्फ नमूने के तौर पर आपको इस उपन्यास की झलक दिखाई है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और ऐसा क्यों कि पॉलिटिशियन ने पढ़ना चाहिए, ये बुद्धिजीवी के आसमान से गिरे के अटक के, इन्होंने भी पढ़ना चाहिए। रंगनाथ का जो नैराश्य है, उसकी जो विफलता है, वो उसने बनाई हुई है। और वो उसी विफलता का क्या कहते हैं, खुद को ज्यादा सहानुभूति दिखा के समर्थन कर रहा है। मुझे सिर्फ इसमें एक ही जो पेज है पलायन संगीत नाम का, दैट इज द वीकनेस ऑफ द नॉवेल। मैंने शुक्ला जी से ये बात कही थी कि वहाँ पर आपका जो उपन्यास है, तो ऐसा लगता है, ये तो मैंने कहा नहीं था लेकिन मैं आप सोच रहा हूँ कि जसराज की तरह आप अपना उपन्यास समझा रहे हो। पलायन की क्या जरूरत है? आपको अगर नया देश, नया समाज बनाना है तो उस काम में अगर आपको लगना है, वो काम लगाव से और दिलचस्पी से और आनंद लेने के लिए करना है, तो राग दरबारी आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए। जो भी परिवर्तन करना चाहते, जो भी राजनीति चलाना चाहते, जो भी कोऑपरेटिव यूनियन में जाना चाहते, जो भी कॉलेज चलाना चाहते, जो विश्वविद्यालय चलाना चाहते, जो कानूनी यानी लॉ के क्षेत्र में है, वो ये सब लोगों के लिए ये उपन्यास बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक जैसा, पाठ्य पुस्तक जैसा है। तो राग दरबारी था, राग दरबारी है और राग दरबारी रहेगा।
धन्यवाद।